नमस्कार मित्रों, मैं पराग सिंघल। मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जीएसटी एक्ट एंड जीएसटी नियमावली के व्यवस्थाओं के पर चर्चा करने के लिए। गत 9 अक्टूबर 2019 को एक सरकार द्वारा रूल 36(4) का सृजन किया गया। उस रूल 36(4) के अंदर ये व्यवस्था दी गई कि आपकी जीएसटी 2A में जो आईटीसी शो हो रही है उसका 20% प्लस करके आपको आईटीसी मिल सकती है। यानी आपकी आईटीसी, आपके अनुसार आईटीसी 2 लाख की बन रही है, लेकिन 2A में वो 1 लाख की शो हो रही है, तो आप उसको 20% जोड़ करके 1,20,000 ही आईटीसी का एविल कर सकते हैं। बजट में उसको 20 को घटा के 10% कर दिया गया। अब जाइए रूल 36(4) कौन सी सेक्शन में इसको बनाया गया। तो रूल 36(4) सेक्शन 43A में बनाया गया। अब 43A क्या कहता है? प्रोसीजर फॉर द फर्निशिंग रिटर्न एंड एविल इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग contained in the subsection 2 of section 16, section 37 or section 38. Every registered person shall in the returns furnished under subsection 1 of section 39 verify, validate, modify or delete the detail of supply furnished by the supplier. अब देखिए 43A में सेक्शन 16 को भी इनकॉर्पोरेट किया गया, सेक्शन 37 को, 39 को और 38 को, 39 को इनकॉर्पोरेट किया गया। सेक्शन 16 क्या कहता है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर द टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन द मैनर्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 B, entitled to take credit of input tax charge on any supply of the goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course furtherance of his business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger ऑन सच पर्सन। मतलब एंटाइटलमेंट है उसके लिए सेक्शन 16(1) के अंदर। अब 37 क्या कहता है? अब 37 में देख लीजिए आप। 37 फर्निशिंग डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, और जिसमें मतलब आपको GSTR 1 के अंतर्गत जो आउटवर्ड सप्लाई है उसको आपको उसमें फर्निश करना है, उसमें आपको डिटेल अपलोड करनी है GSTR 1 के अंतर्गत। GSTR 2 क्या कहता है? GSTR 38 क्या कहता है? तो फर्निशिंग डिटेल इन इनवर्ड सप्लाई, मतलब जिस आपने सप्लाई प्राप्त करी तो आपके लिए हो गए इनवर्ड बिल, उनको आपको वेरीफाई करना है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया, वेरीफाई करना है। और 39 में व्यवस्था दी गई है कि 37 और 38 जब मिलान हो जाएगा तो 39 ऑटोमेटिकली एक कैलकुलेटेड रिटर्न होगा, जिसमें वो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है या टैक्स आईटीसी बनना है, उसका एक चार्ट निकल के आएगा। उसके हिसाब से आपको रिटर्न दाखिल करना है और ये रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब प्रश्न आता है कि आपने रूल 36 तो इम्पोज कर दिया, किस आधार पर इम्पोज किया? क्या एक्ट की सेक्शन 43A क्या एक्टिवेटेड है? क्या अभी से वो एक्ट में 43A क्या इम्पोज कर दिया? मान लो इम्पोज भी कर दिया तो आपने देखा, तो आपने, मैंने पढ़ के सुनाया आपको कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16, सेक्शन 37, 38, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल इन द रिटर्न फर्निश्ड अंडर द सेक्शन 1 subsection 1 of the section 39 verify, validate, modify और delete
मान लीजिए ऐसा, इसमें ये व्यवस्था दी गई है जीएसटी के अंदर कि मान लीजिए आउटवर्ड बिल के अंदर हमने उसको चढ़ा दिया, जबकि इनवर्ड बिल जो प्राप्त करता है उसको बिल जो 4 बिल मिले मान लीजिए, उसमें एक बिल जो है उसका अमाउंट गलत था, तो उसको मॉडिफाई कर दे, उसको राइट था, उसको वेरीफाई करने का था, वैलिडेट करने का था, या मान लीजिए गलत बिल चढ़ गया है तो उसको डिलीट करने का राइट था। अब समस्या देखिए, जीएसटी काउंसिल की कहिए या जीएसटी की कहिए या आपाधापी कहिए कि 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी एक्ट लागू हुआ, उस समय आपको ध्यान होगा कितनी अफरा तफरी थी कि भाई जीएसटीआर कैसे लोड नहीं हो रहा है, पोर्टल काम नहीं कर रहा है, सब कुछ ऐसी अफरा तफरी मची हुई थी व्यापारियों में और अधिवक्ताओं में। लेकिन जुलाई के अंत तक आते आते सेक्शन 38 के अनुसार जीएसटी 2 को एक्टिवेट पोर्टल पे कर दिया गया। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने एक 5 विभिन्न नोटिफिकेशन द्वारा उसको पोस्टपोन कर दिया। सेक्शन 38 में जो व्यवस्था दी गई जीएसटी 2 की, उसको पोस्टपोन कर दिया टिल नेक्स्ट ऑर्डर। और स्थिति देखिए कि आज तक वो जीएसटी 2 सेक्शन 38 के अनुसार आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है पोर्टल पर। उसकी जगह पे 2A लगा दिया इन्होंने। जैसे 39 के अंदर सेक्शन 39 में 3 का था व्यवस्था, सेक्शन जीएसटी 3 की व्यवस्था थी, उसको 3 ना ला करके 3B कर दिया और 2 की जगह 2A कर दिया। अब 2A में क्या पोजीशन है कि आपको केवल आउटवर्ड बिल, जो आपके इनवर्ड बिल है, वो केवल चढ़े हुए बिल देख सकते हैं आप। उसको ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ना वैलिडेट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। उनको बिलों को देख करके आप उनकी आरती उतार लीजिए। केवल आपके बिल नहीं चढ़े हैं तो वो आप जानो, बिल गलत चढ़े हैं तो आप जानो, बिल सही चढ़े हैं तो आपकी है ही है। अब सब इसके बाद का हल्ला मचा तो सब सरकार ने बैठे बैठे साहब क्या करा, बोले साहब ऐसा है रूल 36 हम लागू कर दिया, और आप जो क्लेम कर रहे हैं, मान लीजिए वो क्लेम नहीं हो रहा है और बिल 2A में शो नहीं हो रहे हैं, तो उसको आपको जो है 10% की ITC मिल जाएगी। बहुत मेहरबानी कर दी आपने। मतलब हम व्यापार भी करें, आपके रहमो करम पे भी रहें, और ITC नहीं मिले तो चुपचाप बैठ जाइए आप। मेरी एक बात समझ नहीं आती कि हमारे देश का टैक्स पेयर जो सरकार को टैक्स दे रहा है रेवेन्यू के रूप में, रेवेन्यू कहलाता है वो, टैक्स के लिए राजस्व कहलाता है, तो ऐसा दुर्व्यवहार या ऐसा अन्याय क्यों? कल ग्वालियर टैक्स बार की एक वेबिनार हो रही थी, इसमें रजत गुन्नानी हैं, एक CA गुड़गांव के, उनको भी साथ मेरा प्रश्न हुआ था। तो मैंने प्रश्न किया था कि 36(4) क्या वैलिड है? तो उन्होंने भी कहा था सिंघल साहब वैलिड नहीं है ये। हमारे एक सीनियर हैं कानपुर के संतोष गुप्ता जी, उनसे ही मेरा लगातार डिस्कस होता है इस बारे में। तो उनका भी ये है कि भाई जब 43A एक्टिवेट नहीं हुआ है तो 36 को कैसे आप लागू कर देंगे, इम्पोज कर देंगे? फिर जो बेसिक नींव है जीएसटी की, सेक्शन 37, 38, 39, आज तक करीबन 32 महीने हो चुके जीएसटी लागू हुए, वो 37 तो लागू कर दिया आपने, कि 38 और 39 लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? स्थिति ये आ गई है कि जीएसटी काउंसिल एक अलग मालिक है, जीएसटीएन कंपनी एक अलग मालिक है। चलो जीएसटी काउंसिल तो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वित्त मंत्री के अंतर्गत आती है, माननीय वित्त मंत्री जिसके चेयरमैन हैं। जीएसटीएन कंपनी वो लिमिटेड कंसर्न है, इन्फोसिस को सौंपी हुई है। तो टैक्स पेयर का मालिक कौन है? कौन, किससे न्याय मांगे हम? सरकार ये कहती नहीं है कुछ भी, बस ये है कि टैक्स जमा कर दीजिए आप केवल। आप देखिए बड़े मजाक मुझे लगता है कि कोरोना शुरू हुआ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, पुलिस को, सफाई कर्मियों को वॉरियर घोषित कर दिया, योद्धा हैं, हम भी सम्मान करते हैं, हम भी उनको सलूट करते हैं। लेकिन सरकार से मेरा प्रश्न है कि टैक्स जो रेवेन्यू ग्रुप में जमा होता है उसके बिना सरकार कोई खर्चा कर लेगी?
विकास कार्य कर लेगी, रक्षा अनुसंधान, रक्षा खरीद कुछ कर लेगी, तो जो टैक्स आपके लिए इकट्ठा कर रहा है व्यापारी विदाउट सैलरी एम्प्लॉई, आपका टैक्स इकट्ठा करने में, फिर उसको शक की दृष्टि से आप देख रहे हैं कि टैक्स की चोरी कर रहा है वो, उसको आप कोई सम्मान नहीं देंगे। आप अधिवक्ता जो आपका टैक्स कलेक्शन करा रहा है उसको सम्मान नहीं देंगे, उसको वॉरियर घोषित नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं घोषित कर सकते आप? क्या आप टैक्स कलेक्टर को, जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है आपका टैक्स पेयर एडवोकेट, क्या वो उसको सम्मान की दृष्टि से देखने में आपको क्या नुकसान है, या आपकी मतलब क्या जिद पूरी नहीं हो रही है? क्या कारण है ऐसा? इस देश में कभी भी टैक्स पेयर को कभी सम्मान की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाता है? सेक्शन 38 आप लागू नहीं कर रहे हैं, सेक्शन 39 आप लागू नहीं कर रहे हैं, और पेनल्टी भुगता है टैक्स पेयर से आपका। क्यों भाई? मान्यवर, मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, अब मेरी बात से आप सहमत हैं तो मेरी इस आवाज़ को अधिक से अधिक फैलाएं। व्यापारिक संगठन मेरी इस प्रश्न पर विचार करें। बार काउंसिल्स, बार संघ हैं अपनी स्थानीय, वो मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करें और मंथन करें और प्रस्ताव पारित करके सरकार तक पहुंचाएं। मैं आपको बता दूं, मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं इस मामले में बहुत जल्दी कोई ना कोई निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूं। मेरे साथ बहुत बड़ा समूह टैक्स पेयर्स का और टैक्स एडवोकेट का जमा हो चुका है, मेरे साथ दे रहे हैं वो, उसकी मैं तैयारी करके, और मैं वादा तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन निकट भविष्य में, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है, अभी कब तक खुलेगा यही पता नहीं लग रहा है, इसके लिए कोई ना कोई ठोस निर्णय करवाने में मैं सक्षम हूँ। ये मुझे आपकी शुभकामना, मुझे आपकी ताकत चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे शक्ति प्रदान करें, मेरी बात का समर्थन करें और मुझे सबल करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9410664214। पुनः नोट कर लें, 9410664214। इसके साथ ही मैं अगली बार मुलाकात करूंगा नए विषय के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।